वो दांत पीस कर बोली, लोहार के पास तिल नहीं लग रहा तो तुम भी ऊपर आ जाओ, यहाँ की करारी धूप बहुत मजेदार है। मेरी बात पूरी होती ही मेरी शानी के करीब चादर का एक टुकड़ा टूटा। अगर मैंने नीचे सरक कर फौरन ही खुद को न संभाला होता तो मैं सर के बल दुकान में जा गिरा होता। मुझे तवक्का थी कि वीरा मेरी नकलो हरकत से बाखबर होने के बाद लौट जाएगी। मैंने अपनी तवज्जो दोबारा पड़ोस की छत पर मरकूज कर दी। चादर के किनारों के मुकाबले में वस्ती हिस्सा ज्यादा कमजोर साबित हुआ। चंद टुकड़े तोड़ने के बाद मैंने अंदर झांका तो 3 लंबी लंबी चौबी पेटियां पिछली दीवार के पास फर्श पर रखी हुई थीं। आईनी पत्तियों के साथ इन पेटियों की पैकिंग मुकम्मल थी। मैंने तेजी के साथ चादर के टुकड़े तोड़कर छत पर जमा करने शुरू कर दिए। जब वो सुराख इतना बड़ा हो गया कि इसमें आदमी आसानी से गुजर सके तो मैंने वो कार्रवाई मौकूफ कर दी। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा हार्ड बोर्ड पर बैठा पनीर और बियर से शुगल कर रहा था। वीरा की दूसरी बार आमद से मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे इस कमरे में बंद हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। वीरा की तीसरी बार आमद से पहले ही बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई और मेरे कान खड़े हो गए। मैं कभी शीशे से दौड़कर दरवाजे के करीब पहुंच गया। गाड़ी के इंजन को एक हल्की सी रेस देकर बंद कर दिया गया। दरवाजा खुला और बंद हुआ। इसके चंद सानियों बाद ही बराबर के दरवाजे पर खटपट की आवाजें आने लगी। मैंने लपक कर ब्रीफ केस में से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में मुंतकिल किया और संभल कर रैक पर होता हुआ छत पर पहुंच गया। पहले की तरह रेंग रेंग कर मैं बराबर वाली छत के शिगाफ के नजदीक पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज हो गई। मुकाबला बराबर का था। इस दुकान नुमा गुदाम में एक कबीर जुस्सा मगर औस्त कामत वाला मेरी तरफ पुश्त किए इन तीनों चौबी पेटियों का जायजा ले रहा था। इसके पैरों के पास स्याह रंग का एक बड़ा सा ब्रीफ केस फर्श पर रखा हुआ था। इस शख्स के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो उजलत में नहीं था। उसे यूं ही छोड़कर मैं छत पर रेंगता हुआ सड़क की समत में आगे बढ़ने लगा। वीरा की हासिल की हुई खस्ता और शिकस्ता दुकान में एक बड़ी खराबी ये थी कि इसके दरवाजों में ऐसी कोई झुर्री नहीं थी जिसमें से बाहर खड़ी हुई गाड़ी का जायजा लिया जा सके। अंदर वाले के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले यह जानना जरूरी था कि इसका कोई साथी बाहर मौजूद नहीं था। अगर इनकी तादाद ज्यादा थी तो फिर वो मरहला दुश्वार साबित हो सकता था। बाहर सड़क के किनारे एक स्याह कैडी मौजूद थी। मैं कोशिश के बावजूद उस गाड़ी के आसपास किसी की मौजूदगी का सुराग नहीं लगा सका। वैसे भी यह फितरी तकाजा था कि आने वाले जितने भी होते पहले अंदर आकर अपने काम का जायजा लेते और फिर अपनी अपनी जगह संभाल लेते। सूरत हाल ये बता रही थी कि वो अकेला ही वहां आया था। मैं दोबारा शिगाफ के सिरे पर पहुंच गया। उसने तीनों में से एक चौबी पेटी मुंतखब कर ली थी। इसने शायद इस पर मौजूद तहरीर या नंबरों से उसे पहचाना होगा। वैसे भी वो तीनों पेटियां अपनी साख्त के एतबार से मुख्तलिफ थीं। इस वक्त तक मैं मुतवक्का तकरीबकारी के बारे में कुछ सोचता रहा था। वो पुर्जों को बिगाड़ने से तबाह करने तक की कोई भी कार्रवाई हो सकती थी। बस एक बात यकीनी थी कि जब तक वो पुरस्रार आदमी वहां मौजूद था गोदाम में कोई तबाही नहीं आ सकती थी। उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर इसमें से कोई औजार निकाला और मुंतखब पेटी पर लगी हुई आईनी पत्तियां काट कर अलग कर दी। फिर वो फुर्ती के साथ ऊपर का तख्ता निकालने में मसरूफ हो गया। मेरे लिए बहुत अजियतनाक और सबर आजमा लम्हा थे। मुझे वो पूरा तमाशा अपनी आंखों से देखना था। अगर मैं कबल अज वक्त मुदाखलत करता तो काम बिगड़ सकता था। शायद मुझे मालूम ही ना होता कि वो किस किस्म की गड़बड़ करने के लिए आया था। तख्ता उखड़ते ही प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक बड़ा सा आईनी कौल सामने आ गया। जब उसने प्लास्टिक समेटा तो मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो किसी बड़े पंप का निचला कौल था। मेरे इस अंदाजे का बुनियादी सबब यह था कि मुझे कैनोप में होने वाली खराबियों का इल्म था और चैनी के जरिए इन पुर्जों की मंजिल का भी इल्म हो चुका था। ये बात मेरे हक में थी कि काम करते हुए इस शख्स की पुश्त मेरी तरफ थी। अगर वो मुड़ने का इरादा करता तो मुझे इतना वक्त जरूर मिल सकता था कि मैं वहां से हट जाऊं। इस पुर्जे को पेटी ही में खोलकर उसने हथौड़े की मदद से किसी औजार को कई मरतबा कौल पर ठोंका। फिर एक तार को दीवार गिर स्विच बोर्ड तक ले जाने के बाद पलटा तो मैं शिगाफ से दूर हो गया। उसकी वो कार्रवाई काफी तवील साबित हुई। ड्रिल मशीन से एक लंबा सुराख करके उसने अपने ब्रीफकेस से बारूदी स्टिक जैसी कोई सलाख निकालकर एहतियात से सुराख में उतार दी और फिर सुराख का धाना किसी चीज से भर दिया। मेरा ख्याल था कि इसका काम खत्म हो चुका होगा, मगर ऐसा नहीं था। इस काम से निमट कर वो ब्रीफकेस लेकर पेटी के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गया। इस बार उसका रुख मेरी तरफ होता। मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ दी। इस बार मैं हथौड़े की जरबात या ड्रिल मशीन चलने की आवाजों का इंतजार ही करता रहा, मगर कुछ नहीं हुआ।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सो गया हो। एक तवील वक्फे के बाद लकड़ी में कीलें ठोकने की आवाजें सुनकर मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। बहुत एहतियात से नीचे झांका तो अपना काम खत्म करके पेटी पर तख्ता जड़ रहा था। इस वक्त भी उसकी पुश्त मेरी तरफ ही थी। मैंने सब कुछ भूल भाल कर रिवाल्वर हाथ में लिया और सुराख में से अपने पैर अंदर लटकाकर फौरन ही फर्श पर कूद गया। अंदर गिरते हुए मेरी कोहनियां चादर के नाहमवार हिस्सों से टकराई। कई हिस्से पुरशोर आवाजों से टूटकर अंदर गिरे। वो होशियार होकर बिजली किसी सुराख से घूमा, लेकिन इससे पहले मैं उठकर खड़ा हो चुका था। वो कितना भी कुंद ज़हन रहा हो, उसके लिए समझना दुश्वार नहीं था कि मेरी मुदाखलत दोस्ताना नहीं थी। मेरे रिवाल्वर की नाल बुलंद होने से पहले ही उसने इस्तरारी तौर पर हथौड़ी मेरे ऊपर खींच मारी। मैं उसके किसी भी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार था। झुकाई देकर खुद को बचा गया और हथौड़ी दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गई। अब तुम बिल्कुल खाली हाथ हो। मैंने रिवाल्वर की नाल उसके सीने पर तान कर सर लहजे में कहा, दोनों हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं तुम्हारे दिल में सुराख कर दूंगा। उसने तरद्दुद अमेज अंदाज में अपने दोनों हाथ उठा लिए। फिर सरसैमा आवाज में बोला, तुम कौन हो और छत तोड़कर यहां क्यों आए हो? वाह बेटा, उल्टा चोर कुतुवाल को डांटे। ये दुकान मेरी है, तुम इसका ताला तोड़कर क्या कर रहे थे? तुमने जवाब न दिया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ये काम तुम फौरन ही कर डालो, मैं पुलिस वालों को शनाख्त करा दूंगा। उसकी आवाज कतरे बुलंद थी। अपना इत्मीनान किए बगैर मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। मैं उस पर आंखें निकाल कर घुराया, अपनी आवाज धीमी रखो वरना मैं तुम्हारे जवाबात का इंतजार नहीं करूंगा। मैं देख चुका हूं कि तुमने इन पुर्जों से क्या सलूक किया है। तुम्हारी शनाख्त तुम्हारी लाश की जामा तलाशी से भी हो सकती है। वो पहली मर्तबा खौफजदा नजर आया और हकलाते हुए बोला, मैं यहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। मुझे इस गोदाम की चाबी देकर एक काम सौंपा गया था। तुम एक सरकारी काम में मुदाखलत करके संगीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो। सरकारी काम यूं चोरों की तरह नहीं किए जाते। तुम्हारा ताल्लुक कौन सी सरकार से है? तो तुम्हें अगर मुझ पर शुबा है तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मैं उन्हें हर बात बता दूंगा। मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो गैर इरादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगा और आखिरकार दीवार से जा लगा। मैं उसके सर पर सवार हो गया और रिवाल्वर की नाल खासी कुव्वत से उसके धाने पर दे मारी। उसके हल्क से एक बेसाख्ता सिसकारी निकली और उसके उतरे हुए होंठों से खून की लकीरें बह निकली। उसने दाहिना हाथ गिराकर अपना जख्म छुआ और उंगलियों पर ताज़ा खून देकर बौखला गया। तुम मेरे साथ तशद्दुद नहीं कर सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सीनियर टेक्नीशियन हूँ और एक सरकारी काम की तकमील के लिए आया था। दीवार से नाक लगाकर खड़े हो जाओ। मैंने गिरबान को झटका देकर उसे घुमा दिया। गुजरते हुए हर लम्हे के साथ उस पर खौफ की गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। उसने कोई एहतियाज किए बगैर अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। मैंने बाएं हाथ से उसका पूरा लिबास टटोल डाला। वो बिल्कुल गैर मुसल्ला था। तुमने इस पुर्जे में क्या चीज छुपाई है? मैंने उसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर की आहिनी नाल रख कर सवाल किया। मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करना। वो एक सिंगल सर्किट है जो सेटेलाइट के लिए सिग्नल देने के साथ साथ वसूल भी करता है। उसने जवाब दिया। होंठ जख्मी होने की वजह से उसकी आवाज बिगड़ चुकी थी। तुमने पेटी में सिर्फ वही डाला है? मैंने बेरहमी से पूछा। हाँ। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उसने इकरार किया। अब मैं पेटी बंद कर रहा था। वो किसी सर्किट की बात कर रहा था। मुझे गुमान हुआ कि उसने बाद में लगाए जाने वाले सर्किट की बात की है। इसका रुख बदल जाने की वजह से मैं वो कार्रवाई नहीं देख सका था। मैंने रिवाल्वर की नाल से उसकी कनपट्टी पर हल्की सी जरब लगाकर पूछा, ड्रिल मशीन से किए हुए सुराख में क्या रखा है? उसे पलटकर दोनों हाथ जोड़ दिए और रो देने वाली आवाज में बोला, मुझ पर रहम करो और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ सब पाकिस्तान से आजिज आए हुए हैं। वो लेजर गाइडिंग डिवाइस है जो जदीद बमों को अपनी तरफ पहुंचने में मदद देती है। ये पुर्जे जहां भी नस्ब होते हैं वहां किसी भी लम्हे गाइडेड बमों का हमला हो सकता है। मैंने इस कमजोर दिल आदमी की हालत देखते हुए नरम लहजा में पूछा। हाँ, इंतहाई बुलंदी से फायर किए हुए बम 5000 गज दूर से भी सीधे निशाने की तरफ आते हैं। या आइंदा के लिए कोई एहतियाती तदाबीर थी? मैं पूरी तफसील से बेखबर हूँ। वो दोनों चीजें अलग करके मेरे हवाले कर दो और पेटी दोबारा बंद कर दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाऊं। वो गिड़गिड़ा कर मेरे कदमों में गिर पड़ा। जो तुम चाहोगे वही होगा, मगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 23 बरस है। मुझे दुनिया में बहुत कुछ देखने की आरजू है। खामोशी से काम शुरू कर दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर तुर्शी से कहा। वो एक मरतबा फिर पेटी पर से तख्ता उखाड़ने में मसरूफ हो गया। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रही हूँ। वीरा की सरगोशियाना आवाज सुनकर मैं बेइख्तियार दरवाजे की तरफ घूमा। फिर मेरी नजरें ऊपर उठी तो वीरा छत के शिगाफ में से झांक रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। निगाहें चार होते ही उसने मुझे आंख मारी और गायब हो गई। वो शख्स इतना खौफजदा था कि वीरा की आवाज सुनने के बावजूद उसे पीछे मुड़ने की जुर्रत नहीं की थी। सर झुकाए अपने काम में लगा रहा।
पता नहीं वीरा कब मुस्तरिब होकर अपनी दुकान से छत पर पहुंची थी और उसने क्या कुछ सुना था। उसकी वो इस्तरारी हरकत अक्सर मेरी मददगार साबित होती थी। इस शख्स को जेर करने के बाद मैं मुसलसल उस अधेड़ बुन में मुबतला था कि मैं वीरा को किस तरह बुला सकूंगा। इसने बज़ाहिर हथियार डाल दिए थे, लेकिन मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ती ही वो फरार की कोई सरतोड़ कोशिश कर सकता था। वीरा ने अचानक शगाफ पर नमूदार होकर मेरी वो मुश्किल आसान कर दी थी। चंद मिनट के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बुलेट गिराते ही वीरा अंदर आ गई। मेरा ब्रीफ केस उसके हाथ में झूल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे किसी पालतू कुत्ते की तरह गिर लोगे, वीरा ने मुसर्रत अमेज आवाज में कहा। तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? इसे अपना काम पूरा करने दो, फिर सोचेंगे, मैंने बेपरवाही से कहा। कमरे में तीसरे मुतनफ्फिस की मौजूदगी का यकीन होने पर उस शख्स ने सर घुमाया तो वीरा मुस्कुरा दी। हेलो चार्ली, तुम्हारा नाम क्या है? विल्सन। मैं एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आज पहली बार एक मशकूक काम मुझे सौंपा गया और मैं फंस गया। सच है कि बुरी घड़ी कभी बताकर नहीं आती। वीरा की मुस्कुराहट से उसे बोलने का हौसला मिल गया। अच्छी बात यह थी कि बोलते हुए भी वो अपने काम में मसरूफ रहा था। ये लेजर गाइडिंग डिवाइस तो हम लोगों ही की कोई दरियाफ्त होगी। बिल्कुल, ये पानी के नीचे ही काम करती है। मुश्किल ये है कि मैं इसे ऑन कर चुका हूँ। बटन दब जाने के बाद ऑफ करना नामुमकिन है। पेंटागन वालों ने ये दुश्मन आप दोजों के लिए तैयार कराई है। इसका हदफ कभी तबाही से नहीं बचता। इसकी वो बात सुनते ही मैंने फैसला कर लिया कि वापसी पर वो आला दरिया हडसन की तह में फेंकना मुनासिब रहेगा। अमरीकी दरियाफ्त का अमरीका में तजर्बा खासा दिलचस्प हो सकता था। हडसन से 5000 गज के दायरे में चलाया हुआ कोई भी खास तजर्बाती बम इस आले का रुख कर सकता था। तुमने कभी इसे आजमाया है? वीरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। नहीं मैडम, हम तकनीकी लोगों को नई ईजादात से बाखबर रखने की कोशिश की जाती है। इसी बिना पर मुझे इसकी कुछ खासियत है। खुफिया चीज़ें हमारी दस्तरस से बाहर होती हैं। इसे काम में देर लगेगी, मैंने वीरा से उर्दू में कहा। तुम एक मरतबा फिर अपनी दुकान से छत पर जाना होगा। प्लाईवुड का टुकड़ा इस गोदाम की छत के शगाफ पर रख दो। पेटियां उठाने के लिए पुराना अमला आया तो इसे तब्दीली का एहसास नहीं हो सकेगा। किस शगाफ की बात कर रहे हो? वीरा ने तमस्खुर से पूछा। मैंने ऊपर देखा तो कहीं भी आसमान नजर ना आ सका। वीरा ने उतरने से पहले वो काम सर अंजाम दे डाला था और हम इसी गोदाम से किसी भी लम्हे वापस रवाना हो सकते थे। विल्सन ने हर काम उसी तरह किया जैसे उसे करना चाहिए था। नई पत्तियां और पत्तियां कसने की मशीन उसके ब्रीफ केस में मौजूद थी। पेटी को असल हालत में बहाल करके उसने कटी हुई पत्तियां और सुराख से निकले हुए आयनी टुकड़े भी एक थैली में समेटकर अपने ब्रीफ केस में रख लिए। उसके रजामंद हो जाने के बाद उसे कोई नई हदायत देने की जरूरत पेश नहीं आई थी। अब तुम न्यूयॉर्क वापस जाओगे? इससे दोनों तबाहकुन पुर्जे लेने के बाद वीरा ने पूछा। नहीं, मैं वाशिंगटन से आया था और वहीं जाऊंगा। उसने अपनी जख्मी होंठों पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया। हम रास्ते ही में कहीं उतर जाएंगे, मैं ड्राइविंग कर लूंगी, तुमको आराम करने का मौका मिल जाएगा, वीरा ने पूरे खलूस से कहा और वो सर हिला कर रह गया। यह हमारे गले की हड्डी बन जाएगा, मैंने पुरतशवीश आवाज में कहा। इसे जिंदा छोड़ना नामुमकिन है, मारा तो लाश गले का हार बन जाएगी। यह परदेस है, यहाँ ये मुश्किलात तो जरूर पेश आएंगी। इसके साथ वही सलूक बेहतर रहेगा जो लंदन में रामा गरुजीनी के साथ किया गया था। वहाँ कदम कदम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें बिखरी हुई हैं। इसे किसी वीराने में छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो टैक्सियों तक का काल है। इसे मारकर डिक्की में डालो, इसका ब्रीफ केस रास्ते की किसी नदी में बहा दो और अटलांटिक सिटी की तरफ निकल चलो। गाड़ी वहां छोड़कर हम न्यूयॉर्क लौट जाएंगे। अगर बदकिस्मती आड़े ना आई तो हमारी सारी रात सफर में गुजर जाएगी। अटलांटिक सिटी पहुंचने के बाद हम जहाज से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं। इस तरह काफी वक्त बच जाएगा और हम रात को आराम से अपने होटल में सो सकेंगे। जहाज में सफर करने से पहले हमें अपने हथियार जाया करने होंगे। मौजूदा बेसोरो सामानी में इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम प्रिंसटन में बैठकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमारी और विल्सन की राहें बिल्कुल मुतज़ाद थीं। वाशिंगटन जनूब मगरिब में था और न्यूयॉर्क के लिए हमें शुमाल मशरिक की तरफ जाना था। रास्ते में ट्रेन टन नामी शहर तक 10-11 मील की मुसाफत मुश्तरक हो सकती थी। वहां से फ्री वे शुरू हो जाती थी। प्रिंसटन से निकलते हुए वीरा ड्राइव कर रही थी। मैं विल्सन के साथ अकबी नशिस्त पर था। आबादी से दूर निकलते ही मैंने अचानक रिवाल्वर निकालकर विल्सन की बाईं कनपट्टी पर रखा और फायर कर दिया। उसकी कनपट्टी की जिल्द पर एक स्याही माइल सुर्ख दायरा नमूदार हो गया। गोली भेजे ही में रह गई। वह स्लो मोशन के अंदाज में अपनी सीट पर एक तरफ ढलकता चला गया। वीरा ने गाड़ी सड़क से कच्चे में उतार दी। इस वक्त तक हम फ्री वे से बहुत दूर मुजाफाती रास्तों पर थे। वीरा नाहमवार कच्चे रास्ते पर ड्राइव करती रही। मेरी नजरें कुर्बो जवार में किसी मुनासिब जगह की तलाश में थी। आबादी से दूर हमारा वो सफर तकरीबन 20 मिनट जारी रहा। आखिरकार ऊंचे खेतों के करीब एक वीरान कुएं की मुंडेर देकर
मैंने वीरा को गाड़ी वहीं रोकने के लिए कहा। गाड़ी कुएं के करीब पहुंचते ही वीरा खुशी से उछल पड़ी। नीयत ठीक हो तो असबाब गायब से पैदा हो जाते हैं। वो कुआं वीरान ही नहीं मतरूक था। उसकी मुंडेर पर तख्ते जड़कर दहाना बंद कर दिया गया था। वो तख्ते बहुत पुराने मालूम हो रहे थे। शायद इन इतराफ से आबादी की मुंतकिली के बाद कुएं को भूले भटके बच्चों के लिए खतरा समझकर बंद कर दिया गया था। मैंने तख्ता हटाना चाहा तो वो किसी रुकावट के बगैर अलग हो गया। दूसरे तख्ते भी अंदर किनारा बनाकर कुएं के दहाने में पनसाए गए थे। हमारी जरूरियात के लिए सिर्फ 2 तख्ते काफी थे। पहले वीरा ने विल्सन का ब्रीफ केस कुएं में फेंका। चंद सानियों बाद कुएं की तह से छपाके की गूंज उभरी और वो सुराग हमेशा के लिए तय निशी हो गया। इस दौरान में हम दोनों ही मुतजस्सिसाना नजरों से कुर्बोजवार का जायजा लेते रहे, लेकिन दूर दूर तक कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। शायद हम आबादी और खेतों के अकबी रुख पर मौजूद थे, जहाँ किसी के आने का इम्कान नहीं था। मैंने यूं ही विल्सन की बेजान लाश को गाड़ी से निकालकर अपने कंधे पर लादा। खेतों की तरफ से कई गुर्राहटें सुनाई थीं और मैं तेजी से पलट पड़ा। विल्सन के ताज़ा बहे हुए खून की बू पाकर खेतों में छुपे हुए कई नदीदे भेड़िए किनारे पर निकल आए थे और हरीसाना निगाहों से हमारी तरफ देख कर गुर्रा रहे थे। वो तादाद में 4 नजर आ रहे थे। यह तायुन करना मुश्किल था कि इनके पीछे कितना गौल था। वीरा ने एक पत्थर उठाकर इन पर दे मारा और हिफ्से मातुकद्दम के तौर पर अपना रिवाल्वर भी निकाल लिया। भेड़िए दुम दबाकर चंद कदम पीछे हटे, लेकिन फिर इस दूसरी दिफाई लाइन पर चमकाए। मैंने लपक कर विल्सन के बेजान वजूद को अपने शाने से कुएं के दहाने में लुढ़का दिया। पानी में उसकी लाश गिरने के शोर ने भेड़ियों को खौफजदा कर दिया। वो हाउ हू की आवाजें निकालते हुए दोबारा खेतों में गायब हो गए। खसकम जहां पाक। वीरा कुएं के मुंह पर एक तख्ता जमाते हुए बोली, लेजर गाइडिंग डिवाइस भी इसी कुएं में फेंक दो। इसे कहाँ लिए फिरोगे? वीरा को मशवरा साहिब था। दरियाए हडसन की तह में वो आला पूरे न्यूयॉर्क के लिए खतरा साबित हो सकता था, जबकि इस वीराने में ज्यादा इंसानी जानों के इतलाफ के बगैर अमरीकी हुकाम को कभी ना कभी यह पता चल सकता था कि इस कुएं की तह में क्या क्या मदफून था। मैंने पुर्जों की खेप से निकाली हुई दोनों अशिया कुएं में फेंक दी। मुंडेर के अंदरूनी हिस्से में लगी हुई गीली मिट्टी लेकर कार की अगली और पिछली नंबर प्लेटों पर लगाई और कपड़े से हाथ साफ करके वीरा के बराबर में आ बैठा। काम होते ही वीरा गाड़ी को वापस घुमाने के चक्कर में थी, मगर मैंने बदस्तूर उसे आगे चलने का मशवरा दिया ताकि कुएं पर खत्म होने और लौट जाने वाले टायरों के निशानात से कोई नतीजा अखज न किया जा सके। कुएं से तकरीबन 1 मील आगे चक्कर काटने के बाद हम वापस प्रिंसटन के मुजाफात की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से ट्रेंटन की राह ली जा सके। वो कच्चा और बेआबो गया वीराना मेरे लिए हर तरफ ही यकसा था, लेकिन गनीमत यह था कि सूरज के मगरिब में काफी दूर उतर जाने के बावजूद फिजा में उजाला फैला हुआ था, जो वीरा की यादाश्त को मदद दे रहा था। अंधेरा फैल जाता तो वीरा के लिए भी सड़क तक पहुंचना दुश्वार हो जाता। वापसी में विल्सन की कैडी उस मेहरबान कुएं से काफी दूर से गुजरी जिसने हमारी तमाम संगीन मुश्किलात को अपने सीने में छुपा लिया था। इसकी लाश को ठिकाने लगाने से पहले तुमको इसकी तलाशी लेकर कागजात जरूर निकालने चाहिए थे ताकि इसकी बयान की तस्दीक या तरदीद हो जाती। ये सब बात के नखरे हैं। इस वक्त तो तुम भी हवास भागता थी। अजनबी सरजमीन पर एक लाश साथ लिए फिरना आसान नहीं होता, छक्के छूट जाते हैं। मुझे यकीन नहीं कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आदमी था। इन लोगों को ऐसी साजिशों में मुलविस होने की क्या जरूरत है? वीरा ने बेयकीनी से कहा, तुमने सुना नहीं कि वो पाकिस्तान से अपने अफसरों की बेजारी का जिक्र किस लहजे में कर रहा था? वैसे भी आजकल हर बैन अवी इदारे में अमरीका की मर्जी चलती है। नाम सारे मुल्कों का इस्तेमाल होता है, फैसले अमरीका के नाफिज होते हैं। विल्सन की पुरस्कार गुमशुदगी वाशिंगटन में हलचल मचा देगी। वीरा इस तसव्वुर से लुत्फ अंदोज होते हुए बोली, प्रिंसटन सारे वफाकी तहकीकाती इदारों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। फिर इन्हें मिस रुथ बेल के बारे में मालूम होगा, जो 6 हफ्तों का किराया अदा करके दूसरे दिन ही लापता हो चुकी है। मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने इसीलिए विल्सन की लाश और ब्रीफ केस की तलाशी नहीं ली। इसके मुतालिक कागज का एक पुर्जा भी रखना किसी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों ना अब हम न्यूयॉर्क से वाशिंगटन मुंतकिल हो जाएं? व्हाइट हाउस बराह रास्त हमारी जद में आ जाएगा। वीरा ने सड़क पर आते हुए तजवीज़ पेश की, पहले आइजक बेल को कैफे किरदार तक पहुंचाना है। वैसे भी ब्लैक डैड ने हम पर होटल तब्दील करने की पाबंदी आयद की हुई है। वो खासा शरीफ बदमाश है, मैं उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आगे चलकर वह हमारा मददगार साबित हो सकता है। ओह, इसे तो मैं भूल ही गई थी, वीरा शाने उचका कर खिफत से बोली। हम किसी खतरे से 2-4 हुए बगैर दिन के उजाले में ट्रेंटन पहुंच गए, जो न्यू जर्सी का एक मशहूर शहर और रियासती दारुल खिलाफा है। वीरा ने मुझे शहर के एक मरकजी इलाके में उतारा और खुद कैडी से छुटकारा हासिल करने के लिए आगे निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि कैडी के हवाले से कोई भी शख्स एक अमेरिकन लड़की और एशियाई मर्द पर मुश्तमिल जोड़े का हवाला दे सके।
वीरा की वापसी के इंतजार में मैं बाजार के एक मुख्तसर हिस्से तक महदूद रहा। थोड़ी देर बाद वीरा भी मुझसे आ मिली।